हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस चैनल साइंटिफिक लर्निंग आरएनजे। मैं हूं राजेंद्र और आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, क्लास 11th के इस वीडियो में हम लोग बर्नौली थ्योरम, बर्नौली का प्रमेय डिस्कस करने वाले हैं और इस पर बेस्ड डेली लाइफ में हम लोग जो कुछ फिजिकल फिनोमेना को देखते हैं उसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो बर्नौली का थ्योरम स्टार्ट करते हैं। इनका जो स्टेटमेंट था कि अगर किसी पाइप में अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल वाले पाइप में कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव जो है फ्लो कर रहा है, लिक्विड बह रहा है, तो उसके क्रॉस सेक्शन के किसी भी पॉइंट पर टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है। मींस सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, और यहाँ पर ये जो एनर्जी का टोटल सम होगा वो इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा। और इनका जो डेरिवेशन है इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग इस एक फिगर ड्रा करते हैं। सबसे पहले असंपीड्य और अश्यान द्रव को समझेंगे। ठीक है, असंपीड्य मीन्स इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। असंपीड्य, असंपीड्य तरल क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। एक ऐसा फ्लूइड जिसको कंप्रेस ना किया जा सके, मतलब ऐसे फ्लूइड को जिसे हम लोग दबा ना सकें उसे असंपीड्य तरल कहते हैं। और आसयान का मतलब दो लेयर के बीच में वहां पर किसी टाइप का रेजिस्टेंस ना हो। जैसे अगर आसयान द्रव होगा तो जब वो फ्लो करेगा उसके दो लेयर के बीच में कोई भी सापेक्षिक गति का विरोध नहीं होगा। इस टाइप के तरल को हम लोग आसयान द्रव कहते हैं, आसयान तरल कहते हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म का भी यूज पड़ेगा। आसयान तरल, इन विस्कस, इन विस्कस फ्लूइड। ओके, तो शुरू करते हैं। ये कोई पाइप है और इस पाइप का एरिया अलग अलग है। ठीक है, ये इसका एक्स सिरा है और ये इसका वाई सिरा है। एक, इसमें से एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, धारा रेखीय प्रवाह में वो फ्लो कर रहा है। तो ये लिक्विड को शो कर देंगे, ऐसे कोई तरल यहाँ पे फ्लो करेगा। एक साइड से लिक्विड इसमें प्रवेश करता है और दूसरे साइड से निकलता है। एक, और धारा रेखीय प्रवाह क्या होगा, ऐसा प्रवाह जिसमें जो द्रव के कण है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वो प्रीसीडिंग एलिमेंट के, मतलब जो पार कर चुके हैं, जो प्रवाहित हो चुके हैं, उसी के पथ का अनुसरण करते हुए चलेंगे। मतलब लेयर बाय लेयर यहाँ पर फ्लूइड फ्लो करता है। ये एक्स एंड है और ये वाई एंड है। इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A1 है और यहाँ का A2 है। यहाँ का प्रेशर कितना है, P1 है, और इस एंड का प्रेशर P2 है। इस साइड जो है फ्लूइड एंटर कर रहा है V1 वेलोसिटी से और यहाँ पर V2 वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है, निकल रहा है। और ये जो अरेंजमेंट है, ये पाइप, ये रेफरेंस लाइन से कुछ हाइट पर है। इसको H1 ले लेते हैं और ये H2 है।
एंड दिस इज रेफरेंस लाइन, जहां से हम लोग हाइट को मेजर करते हैं। रेफरेंस लाइन या लेबल कुछ भी कह सकते हैं। एक इसको फिर से समझें। ये एक वैरिंग क्रॉस सेक्शन का पाइप है। वैरिंग क्रॉस सेक्शन मतलब एक इस एंड पर एरिया अलग है और दूसरे एंड पर एरिया अलग है। पहले वाले एंड x पर v1 वेलोसिटी से फ्लूइड एंटर कर रहा है और दूसरे वाले एंड से v2 वेलोसिटी से फ्लूइड एग्जिट कर रहा है। x एंड पर प्रेशर P1 है, दूसरे एंड पर प्रेशर P2 है। तो अब इसमें क्या किया जाएगा, इसमें 1 सेकेंड में कितना वाटर, कितना लिक्विड प्रवेश किया, उतना ही हमारा सेकेंड एंड से क्या करेगा, एग्जिट करेगा, निकलेगा। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, अविरतता के सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसको क्या बोला जाता है, अविरतता का सिद्धांत। अविरतता का सिद्धांत या अविरतता या सतत समीकरण, कई नाम है इसका। और ये होता है रो वन ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू। और यहाँ पर अगर फ्लूइड हमारा इनकम्प्रेसिबल है, ये जो इक्वेशन होता है ये किसके लिए होता है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए होता है। संपीड्य द्रव फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड, संपीड्य द्रव के लिए होता है। लेकिन यहाँ पर जो फ्लो कर रहा है लिक्विड, वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल है। नॉन कंप्रेसिबल है, तो नॉन कंप्रेसिबल के केस में रो वन और रो टू की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं रो ए वन वी वन इक्वल टू रो ए टू वी टू। और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, मास के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो ये और ए वन वी वन इक्वल टू ए टू वी टू आल्सो इक्वल टू मास अपॉन रो। और रो क्या है, डेंसिटी है। यहाँ पर रो क्या है, डेंसिटी है, घनत्व है। हेयर रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक, तो सबसे पहले इसमें प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी का यूज कर लेंगे और यहां से हम लोग मास फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे। मास फ्लो रेट क्या कहता है कि यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम में जितना लिक्विड प्रवेश करेगा, उतना ही लिक्विड क्या होगा, दूसरे एंड से एग्जिट करेगा। उस केस में हम लोग क्या किए, रो वन ए वन बी वन इक्वल टू रो टू ए टू वी टू कर लिए। और अगर ये इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, तो उस केस में रो, यहाँ पर रो वन रो टू इक्वल हो जाएगा। और ये किसके लिए था, फॉर इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब असंपीड्य। ठीक, और ये ध्यान रहे रो ए वी कहाँ से आए, ये जो रो ए वी का प्रोडक्ट है, यहाँ ए एरिया है, वी वेलोसिटी है, रो डेंसिटी है। तो हमने मास फ्लो रेट कैलकुलेट किया है, इसको समझ लें। यहाँ पे मास पर यूनिट टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास अपॉन टाइम लिख सकते हैं। और मास को क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ओके, और यहाँ पर वॉल्यूम को अगेन हम लोग एरिया इंटू एक्स लिख सकते हैं, एरिया इंटू डिस्टेंस। और डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमको जो रो ए भी मिल रहा है, ये तीनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट,
पहले एंड पर क्या हो जाएगा, रो वन ए वन बी वन कर देते हैं और दूसरे एंड पर रो टू ए टू बी टू कर देते हैं। ठीक, तो इसको भी अलग से आप लोग समझ लें, है ना। इसको मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया है। इसके बाद क्या करते हैं, अब यहाँ पर लिक्विड एक्स एंड से दूसरे एंड पर जा रहा है, वाई एंड पे जा रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई वर्क डन जरूर हो रहा है, और वो वर्क डन कौन कर रहा है, यहाँ पर एक्स एंड पर वर्क डन बाय द लिक्विड है, और सेकंड वाई एंड पर वर्क डन ऑन द लिक्विड है। ये वर्क डन ऑन द लिक्विड जो है यहाँ एक्स एंड पर है, और वर्क डन बाय द लिक्विड सेकंड एंड पर है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ एक्स एंड पर, एक्स सिरे पर एकांक समय में, एकांक समय में प्रवाहित द्रव पर किया गया कार्य। तो कार्य बराबर होता क्या है, बल इनटू विस्थापन होता है। तो बल की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर P1 है, और यहाँ का एरिया A1 है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो इसको लिखेंगे, प्रेशर यहाँ का P1 है, एरिया A1, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मान लो x1 डिस्टेंस यहाँ ट्रेवल किया था, तो उसको जब टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, v1 हो जाएगा। इसी प्रकार, इसी प्रकार y सिरे पर, y सिरे पर एकांक समय में द्रव द्वारा किया गया कार्य। W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2A2, ये फोर्स हो गया, और V2 ले लिया जाएगा। तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, अतः द्रव द्वारा किया गया नेट कार्य, जो नेट कार्य है, टोटल नेट वर्क डन बाय द लिक्विड, W इक्वल टू W1 माइनस W2। यहाँ पर W1 माइनस W2 इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वर्क डन जो एक्स सिरे पर होगा, लिक्विड पर जो वर्क डन किया जाएगा वो ज्यादा होगा। अदरवाइज ये जो लिक्विड है एक्स सिरे से वाई सिरे पर जाने की बजाय वाई से एक्स पर आने लगेगा। जो फ्लो हो रहा है वो हमारा किस डायरेक्शन में हो रहा है, फ्लो तो एक्स से वाई डायरेक्शन में हो रहा है, तो वर्क डन भी हमारा W1 ज्यादा होगा। तो W1 माइनस W2 यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। P1 A1 B1 माइनस P2 A2 V2। ठीक, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और यहाँ से A1 B1 और A2 V2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से इसमें पुट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से A1 B1 और A2 V2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, P1 A1 B1 की वैल्यू होता है मास अपॉन डेंसिटी। अगेन यहाँ पे पुट कर देंगे मास अपॉन डेंसिटी। इसमें क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी कॉमन ले लेते हैं, P1 माइनस P2,
mass upon density, and this is equation number second. ओके, तो द्रव पर किया गया जो नेट कार्य है उसको फाइंड कर लिया गया। अब ये जो वर्क डन यहाँ पर हो रहा है, ये वर्क डन दो टाइप से कंज्यूम होगा। ये जो वर्क डन है दो टाइप से कंज्यूम होगा। पहला क्या होगा, एक्स सिरे पर वाई सिरे, एक्स सिरे से वाई सिरे पर जब हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर हाइट क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो जा रहा है। जब हाइट इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दूसरे सिरे पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक बात यहाँ से और क्लियर है, एरिया जो है पहले सिरे पर ज्यादा था, दूसरे सिरे पर कम है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है अगर एरिया ज्यादा रहेगा तो वहां पर स्पीड कम हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड वाले एंड पर एरिया कम है तो स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। स्पीड ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। कुल मिला के हम लोग ये कह सकते हैं कि सेकंड एंड पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालेंगे। गतिज ऊर्जा में जो वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, वो कितना हो जाएगा, डेल्टा के इक्वल टू हाफ, और यहाँ पे एनर्जी पर कौन सी बात हो रही है, अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में वृद्धि पहले डेल्टा के इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे सिरे पे ज्यादा है तो इसको लिख लेते हैं हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, हाफ, यहाँ m कॉमन हो जाएगा, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक, एंड स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि निकाल लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, डेल्टा यू इक्वल टू एम जी एच टू, एम जी एच टू माइनस एम जी एच वन। इसमें एम जी कॉमन हो जाएगा, एच टू माइनस एच वन। इसके बाद क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय से। बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय से। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, जो वर्क डन है वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एनर्जी क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के। तो डब्लू की वैल्यू कितनी आई हुई है, डब्लू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से पुट कर देंगे, पी वन माइनस पी टू मास अपान डेंसिटी इक्वल टू, डेल्टा यू के प्लेस पर क्या है, एम जी एच टू माइनस एच वन प्लस डेल्टा के प्लेस पर हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक, इस बी को सही से बना दें, वी वन स्क्वायर।
और दोनों साइड से मास क्या हो जाएगा, कैंसल्ड आउट हो जाएगा। और इस रो को लेफ्ट साइड में, जो रो डिनोमिनेटर में है, राइट साइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, रो जी H2 माइनस रो जी H1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर। यहाँ पर जो x एंड पर एनर्जी है उसको एक साइड कर लेंगे, y एंड की एनर्जी को दूसरे साइड कर लेंगे। सो P1 और ये माइनस रो जी H1 राइट साइड से लेफ्ट में आएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। और ये क्या है, सम ऑफ एनर्जी एट एक्स एंड, और दूसरे साइड क्या आया है, सम ऑफ एनर्जी एट सेकेंड एंड। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड पर एनर्जी का जो सम है वो कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, और यहाँ पर P क्या है, P जो है दाब ऊर्जा है। P को कौन सी ऊर्जा बोलते हैं, दाब ऊर्जा। और रो जी एच जो है यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है। एंड हाफ रो वी स्क्वायर जो है गतिज ऊर्जा है। और ये जो ऊर्जाएं लिखी गई हैं ये पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब P जो है दाब ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एकांक आयतन में दाब ऊर्जा। रो जी एच एकांक आयतन में स्थितिज ऊर्जा है द्रव की। और हाफ रो वी स्क्वायर एकांक आयतन में द्रव की गतिज ऊर्जा है। ठीक, और इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन थर्ड नाम दे देते हैं। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ओके, और थर्ड इक्वेशन में P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये जो कांस्टेंट आया है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करें, रो जी एच से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, रो जी से कर देते हैं, बोथ साइड जो है रो जी से डिवाइड कर देंगे। दोनों पक्षों को, दोनों पक्षों को रो जी से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, P अपान रो जी प्लस रो जी एच अपान रो जी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर अपान रो जी इक्वल टू कांस्टेंट अपान रो जी। और ये जब कांस्टेंट अपान रो जी करेंगे तो एक अगेन फिर से कोई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सॉल्व कर लें। P अपान रो जी प्लस, यहाँ रो जी टर्म फिनिश हो जाएगा, ये H बन जाएगा। और ये बन जाएगा रो से फिनिश होके V स्क्वायर अपान 2G इक्वल टू
कांस्टेंट। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन में जो P अपान रो जी आया हुआ है, इसको क्या बोला जाता है? इसको हम लोग प्रेशर हेड कहते हैं। कौन सा हेड कहते हैं? प्रेशर हेड। ठीक है, दाब शीर्ष बोलते हैं इसको। और ये जो H है, इसको पीजोमेट्रिक हेड बोला जाता है, या सिंपल पोटेंशियल हेड कहते हैं। कौन सा? पोटेंशियल हेड। ठीक। और वी स्क्वायर अपान टू जी क्या है यहाँ पे? ये काइनेटिक हेड है। वी स्क्वायर अपान टू जी जो है, ये काइनेटिक हेड है। काइनेटिक हेड को क्या बोला जाता है? या वेलासिटी हेड भी कह सकते हैं इसको, सिंपल वेलासिटी हेड ही लिख लेते हैं। वेलोसिटी हेड, वेग शीर्ष। ठीक। और ये जो है स्थैतिक शीर्ष है। कई नाम है इसका। पोटेंशियल हेड भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं डेटम हेड। ठीक है, कौन सा? डेटम हेड, गुरुत्वीय शीर्ष। तो इस प्रकार से हम लोग बर्नौली थ्योरम का दो एक्सप्रेशन फाइंड किए। P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो बी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। और जो सेकंड वाला है, P अपान रो जी प्लस एच प्लस वी स्क्वायर अपान टू जी इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पर P अपान रो जी जो है, इसको दाब शीर्ष बोला जाता है, प्रेशर हेड। और वी स्क्वायर अपान टू जी इसको वेलासिटी हेड, वेग शीर्ष बोलते हैं। और लास्ट एच जो है पोटेंशियल हेड, या डेटम हेड भी इसको बोला जाता है, गुरुत्वीय शीर्ष। इसके बाद फ्रेंड्स, इसका बर्नौली थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे। When incompressible and non-viscous fluid is flowing through a varying cross section pipe, the sum of all energy at any point is always constant। और जो सम ऑफ ऑल एनर्जी है, वहां पर एनर्जी की बात क्या हो रही है? प्रेशर एनर्जी है, दाब ऊर्जा है।
और पोटेंशियल हेड है और गतिज ऊर्जा है। ठीक है, यही तीनों एनर्जी की बात हो रही है। इसको हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं? जब कोई असंपीड्य जब कोई असंपीड्य व आश्यान द्रव असमान परिच्छेद असमान परिच्छेद वाले पाइप में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो उसके किसी भी बिंदु पर किसी भी बिंदु पर सभी ऊर्जाओं का योग सदैव नियत रहता है। ठीक, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट होता है और इससे हम लोग कुछ बातें समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर बात हो रही है P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। सभी ऊर्जाओं का योग क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। इसका मतलब अगर एक टाइप की ऊर्जा जो है वहां पर इंक्रीज होगी तो दूसरे टाइप की ऊर्जा क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, तभी तो वो क्वांटिटी ओवरऑल कांस्टेंट रह पाएगी। तो जैसे बात करते हैं जब आंधी आती है तो फ्रेंड्स टीन शेड क्या होता है? जो मकान के ऊपर टीन शेड के मकान जो होते हैं, टीन शेड रखे होते हैं ऊपर, तो वो क्या करेगा? ऊपर की ओर उड़ जाता है। तो जो ऊपर की ओर एरोडायनेमिक प्रेशर लगता है, जो एक थ्रस्ट लगता है ऊपर के डायरेक्शन में, तो उसको समझने के लिए हम लोग क्या करें? जब हवाएं चलती हैं तेजी से तो शेड के ऊपर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाता है। वेलोसिटी के ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और उसी टाइम वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, दाब ऊर्जा कम हो जाएगा। तो दाब ऊर्जा घटने की वजह से क्या हो जाएगा? ये जो शेड था ये ऊपर की ओर लिफ्ट होने लगता है या ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है। इसको पहले क्या था? टीन शेड के नीचे का एयर और ऊपर का एयर जो स्पीड था वो नॉर्मल था, मतलब बैलेंस था टीन शेड। जब हवा चली तो टीन शेड के ऊपर का स्पीड बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया, तो प्रेशर वहां का हो जाएगा डिक्रीज। और उसके नीचे का, शेड के नीचे का प्रेशर वो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज क्यों? क्योंकि वहां पे वेलोसिटी क्या है? जीरो है, या एयर का जो स्पीड है वो कम है। तो उस सिचुएशन में कोई भी ऑब्जेक्ट किधर मूव करता है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ये टीन शेड किस डायरेक्शन में जाएगा? ऊपर के डायरेक्शन में लिफ्ट करना चाहेगा। ठीक, तो टीन शेड ऊपर क्यों उठ जाता है या उड़ने का चांस ज्यादा रहता है? क्योंकि वहां पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। और भी एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म पर जब रेलगाड़ी आती है तो वहां पर जो बैठ खड़ा हुआ व्यक्ति रहता है प्लेटफॉर्म पर, वो क्या करता है? ट्रेन के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ऐसा क्यों होगा? ठीक, तो पहले क्या था? उस इंसान के ट्रेन के साइड मतलब प्लेटफॉर्म की तरफ और वो पटरी की तरफ, दोनों तरफ की हवाएं क्या थी? बैलेंस थी। फिर अचानक से जब रेलगाड़ी आती है, ट्रेन आती है, तो वहां ट्रैक पर स्पीड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वहां का स्पीड बढ़ने से
वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, प्रेशर एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से जो इंसान जहां पे खड़ा था प्लेटफॉर्म पर प्रेशर ज्यादा है और ट्रैक के साइड क्या है, प्रेशर कम है। तो उस पर एक फोर्स लगेगा, किधर से किधर, प्लेटफॉर्म से ट्रैक की तरफ, वो मतलब वो ट्रेन की तरफ झुक जाएगा। ठीक। और भी कई एग्जाम्पल है, जैसे गाड़ियां वगैरह जब पास करती हैं तो आसपास जो ये पत्ते वगैरह होते हैं अगर गिरे हुए हैं, या छोटे मोटे ऑब्जेक्ट हैं, हल्के ऑब्जेक्ट, तो वो उड़ के किधर चले जाते हैं, उसी जो बॉडी मूव कर रही है उस डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। ठीक। और जो हेलीकॉप्टर का फैन होता है, उसके पंखे को भी इसी के द्वारा जो है डिजाइन किया जाता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करे, आप थ्रस्ट लगा सके वहां पे। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, इसको हम लोग बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है समझ सकते हैं। यहाँ तक कि जो स्पिन स्पिन कराते हैं, जो बॉल को हम लोग फेंकते हैं, वहां पे थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, बॉल को हम लोग घुमा देते हैं, उसको नचा दिया जाता है, स्विंग करा देते हैं। तो ऐसा कराने से क्या होगा, एक साइड का स्पीड, बॉल के एक साइड का, ऊपर साइड का स्पीड क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और सेकंड नीचे का स्पीड भी वो डिक्रीज हो जाता है। तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो बॉल है वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाती है, इसी को जो बोल देते हैं हम लोग, स्विंग कर गया वो। ठीक। तो ये सब चीजें यूज किया जाता है। तो ये है बर्नौली थ्योरम, इसको आप लोग जो है रिवाइज कर लें, और इसमें जहां पर भी कोई डाउट हो उसको जो है जाके मेंशन कर दें अपने कमेंट को, उसको फिर नेक्स्ट उसी में सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।